नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और 6 दिसंबर भारत की सामूहिक स्मृति में केवल एक तिथि नहीं, एक विचार का है और ऐसे में ये वो दिन है जब राष्ट्र अपना महान्याय शास्त्री, संविधान निर्माता और सामाजिक क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करता है। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे। पीएम मोदी ने संसद पहुंचकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौके पर मौजूद रही और उन्होंने भी बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रूस भारत में हुए 19 बड़े समझौते। रूस भारत के लिए तेल की सप्लाई जारी रखेगा। भारत रूस समझौते से भरेगा विकास की नई उड़ान। कारोबार बढ़ाने के लिए हुए समझौते। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिकी सख्ती के बावजूद रूस भारत के लिए तेल की सप्लाई जारी रखेगा, जबकि दोनों देश मिलकर यूरेनियम बनाने की तैयारी हो रही है और ऐसे में अभी भारत रूस से बड़े पैमाने पर यूरिया आयात करता है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया और इससे पहले कई रिपोर्ट में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या फिर बड़े रक्षा सौदा होने की बात कही जा रही थी। भारत रूस के बीच कुल 19 समझौतों पर मुहर लगी है और इसका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच यहाँ पर शिप बिल्डिंग और भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश करना और ऐसे में कुल मिलाकर 19 चीज़ों को लेकर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ऐसे में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें की। ऐसे में सबसे जो खास है वो भारत रूस में 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है और ऐसे में ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है और जिसको लेकर भारत भी हर तरीके से तैयार है। और ग्लोबल अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं आकाश जिंदल जी और उनसे जानते हैं कि कितना खास है ये 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आकाश जी, 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ऐसे में कितना खास है भारत के लिए? भारत के लिए बहुत बहुत बढ़िया रही पुतिन साहब की यात्रा। सबसे पहले तो अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई की बात हो रही है। देखिए, आज बता दूं आपको हालात क्या हैं। डॉलर 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, तो अगर हम ओपेक से क्रूड ऑयल लेते रहते हैं तो हमारे लिए बहुत महंगा हो सकता है क्योंकि डॉलर टर्म में हमें पे करना पड़ता है। अब रशिया से एक जमाने में हम डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेते रहे हैं, वो भी रुपी टर्म्स में। तो अब रशिया से अगर डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हमें मिलता है रुपी टर्म में तो हमारे लिए बहुत फायदा रहेगा। हम भी जानते हैं कि रशिया अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ ज्यादा कारोबार नहीं कर सकता, तो हिंदुस्तान के साथ अगर क्रूड ऑयल वो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता है डिस्काउंटेड टर्म में, रुपी टर्म में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा समझौते बहुत हुए हैं। देखिए, अब एग्रीमेंट्स हुए हैं शिप बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स। उसके अलावा बातचीत हुई है फर्टिलाइजर, फूड सेफ्टी, हेल्थ माइग्रेशन, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुड बी हाईली बेनिफिशियल, सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दूसरा क्या है, $100 बिलियन तक का ट्रेड इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। और एक जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट दर्शकों को समझा दूं, यानी जो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं ज्यादा, एक्सपोर्ट हम करते हैं कम, तो अब ट्रेड डेफिसिट भी कम हो सकता है क्योंकि हम कई चीजें जो है रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ऑलरेडी हमें थोड़ी तकलीफ रही है क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा दिया हमारे एक्सपोर्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी विजिट रही और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी रही, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आदर है, लेकिन पुतिन साहब के साथ जो उनकी दोस्ती थी वो बहुत अच्छी लगी। वो जो केमिस्ट्री थी, क्योंकि होता क्या है ग्लोबली
अगर आप अल्टीमेटली बात करो तो चाहे व्यापारिक डील हो, चाहे पॉलिटिकल डील्स हो ग्लोबल लेवल पे, तो जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन साहब ने अपनी मित्रता का एक तरह से जो है मुजाहिरा किया है, वो जो है उनकी कार में बैठ के आए हैं, तो जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट की है उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ, वो दिखाता है कि हिंदुस्तान और रशिया की जो डेकेड्स ओल्ड फ्रेंडशिप है वो आगे और बढ़ने वाली है और हमारी इकोनॉमी को और फायदा मिलेगा। ऑलरेडी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी amongst major economies. We are already going at 8.2%. We are going much faster than America, China, Germany, Japan. America, China, Germany, all these economies are bigger than us. But now, I think with this Russian deal, with the Russia summit with Russia, I think our economy is going to आकाश go जी, much ऐसे में क्या faster. लग रहा है आकाश जी कि तेल का जो था बहुत अमेरिका ने रोकने के लिए बहुत सारी चीजें कही, लेकिन तेल का आयात जो है वो अब लगातार चालू रहेगा। ऐसे में अमेरिका को ये बड़ा झटके के तौर पर हम देख सकते हैं। देखिए, अमेरिका जो है अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्लियरली बता दिया है कि हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। जब अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, यूरोप अपना इंटरेस्ट देखता है, तो हम अपना इंटरेस्ट क्यों ना देखें। आज की तारीख में हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 90 रुपए से ऊपर डॉलर पहुंच गया, हमने अपनी इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। अगर पेट्रोल अगर डीजल हमारे यहाँ महंगा होगा तो खाने पीने का सामान महंगा होगा, तो हमें तो अपनी महंगाई का ध्यान रखना है। जब अमेरिका बात कर सकता है हमेशा मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यूरोप बात कर सकता है अपने इंटरेस्ट की, तो हिंदुस्तान अपना इंटरेस्ट क्यों ना वॉच करे। तो आज की तारीख में अगर हम रशिया से डील करते हैं तो क्या दिक्कत है। ऑलरेडी यूरोप भी तो जो है रशिया से गैस ले रहा है, तो ऐसे में अगर हम उनसे सस्ता क्रूड ऑयल लेते हैं तो अमेरिका को जो है किसी तरह की इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी पूरी नजर इस पर रखे हुआ था कि बैठक में क्या कुछ हो रहा है, क्या निकलकर सामने आ रहा है। तो चीन और पाकिस्तान को भी एक बड़े झटके के तौर पर ये देख सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो जो देखने को मिले हैं, संबंध बहुत अच्छे थे। जैसे कि आपने अभी बताया, गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी और दोस्ती की मिसाल के तौर पर भी अब ये सामने आई है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को भी इस चीजों से झटका लग सकता है। देखिए, इन दोनों का मैं अलग अलग आपके सामने रखूंगा। पहले तो पाकिस्तान को तो झटका लग सकता है, पाकिस्तान को झटका लगना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत ढीली है। कोई भी ग्लोबल कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी विश्व की वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, और इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान बर्बाद है। और पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले करवाए हैं, ये हम जानते हैं, तो पाकिस्तान को तो झटका लगना चाहिए। लेकिन जहां तक चाइना की बात है, चाइना के साथ हो सकता है कि आगे चल के रशिया, इंडिया, चाइना एक ग्लोबल बिजनेस का ब्लॉक बन जाए, क्योंकि रशिया और चाइना एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना अब ताइवान को लेके एक तरह से अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है, तो हो सकता है अमेरिका कल जो है चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो, तो इस तरह की सिचुएशन आए। तो ऐसे में एक सिचुएशन ये भी है कि रशिया, इंडिया, चाइना RICA एक बिजनेस ब्लॉक बन जाए और इनके अंदर काफी कारोबार हो, तो ये एक संभावना बन रही है। क्योंकि रशिया के चाइना के साथ अच्छे संबंध है, कुछ हद तक काफी लंबा बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और रूपी रूबल के साथ एक पॉसिबिलिटी ये है कि रूपी युआन ट्रेड भी शुरू हो जाए, क्योंकि डी डॉलराइजेशन भी हो रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर का वर्चस्व खत्म होना, डॉलर का वर्चस्व कम होता जा रहा है। ब्रिक्स में भी देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है, तो कहीं ना कहीं चाइना को मैं इसको अलग नजरिए से देखूंगा। अमेरिका के लिए स्वाभाविक है कि इस मीटिंग से उनको तकलीफ हुई होगी, पाकिस्तान को तो बहुत तकलीफ हुई होगी, होनी भी चाहिए, वो डिजर्व ही ये करते हैं। लेकिन चाइना के साथ हो सकता है एक एसोसिएशन चले, हालांकि वहां क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि चाइना को हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ने कई बार हमारे जो है भरोसे को दगा दिया है। लेकिन कॉशन के साथ हम चाइना के साथ मेरे हिसाब से आगे डील कर सकते हैं। और अब जो है डी डॉलराइजेशन होगी तो हो सकता है ब्रिक्स करेंसी भी आ जाए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, समय का थोड़ा सा अभाव है, और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा पूरा हो गया है, और ऐसे में 23वें भारत रूस समिट के लिए वो भारत आए थे, और इस बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी। TMC के निलंबित विधायक रखेंगे नींव, और बाबरी की तर्ज पर बनी मस्जिद की नींव रखेंगे हुमायूं कबीर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के
बालडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद शैली की एक मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मस्जिद के शिलान्यास के लिए सऊदी अरब से मौलवियों को बुलाया गया है। समारोह में आने वाले लोगों के लिए बिरयानी का भी इंतजाम किया गया है। मस्जिद के शिलान्यास को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख भी किया था, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है कि वो अगर बाबरी मस्जिद के तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखेंगे तो इस योजना को लेकर देखना अब ये होगा कि बंगाल में क्या कुछ बवाल होने वाला है। टीएमसी के निलंबित विधायक ने इसका ऐलान किया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब्दुल मलिक जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और ऐसे में क्या कहेंगे मलिक जी? जी नहीं, देखिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद विषय है और जिस प्रकार की ये एक तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग और एक तरीके से हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी मानसिकता के लोग, मैं कहूंगा जुडिशरी विरोधी मानसिकता के लोग, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय एक तरीके से हिंदुओं के साथ उकसावे की राजनीति करने का और उकसाने का प्रयास करना और एक तरीके से समाज में नफरत का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना और मुसलमानों को भी एक तरीके से उकसाने का काम करना, हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास करना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है। और ममता बनर्जी जी का जहां तक विषय है, ममता जी मुख्यमंत्री हैं, वो इसमें क्या एक्शन ले रही हैं, क्या विषय सामने आ रहा है, मैं समझता हूँ वो कम से कम अपना पीसी के माध्यम से रुख स्पष्ट करें। लेकिन मलिक जी अभी तो ममता दीदी जो है उन्होंने पूरी तरह से हाथ ही खींच लिया है, पार्टी से उनको निकाल भी दिया है। जी नहीं, देखिए निकाल लेना एक अलग विषय हो सकता है, वो पार्टी रिलेटेड विषय हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्ट्री पूर्ण रूप से उनके हाथ में है। होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, एसएसपी हो, डीएम हो, सब उन्हें रिपोर्ट करते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। स्टेट का एक तरीके से सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो मैं समझता हूँ वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां सही रहे, उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, आखिर क्यों नहीं रोका, उन्हें कम से कम बताना चाहिए। किस तरीके से ये एक तरीके से मुसलमानों को उनके अंदर नफरत का भाव उत्पन्न करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इस विषय पे अगर वो पीसी करें और इसका मुखरता के साथ विरोध करें तो शायद एक अच्छा संदेश जाएगा। और संविधान की, कानून की अगर बात कर ली जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो राम मंदिर निर्माण करवा दिया अयोध्या में, इस चीज को भी याद रखना चाहिए। और जिस तरीके से आज ही का दिन चुना गया 6 दिसंबर का दिन, तो आखिर ये क्या दर्शाता है कि किस तरीके से ये नफरत का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम अपना कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको बराबरी का दर्जा देना है, संविधान में विश्वास रखने, कानून में विश्वास रखने, न्याय प्रणाली में विश्वास रखने का काम करती है। ऐसे में चुनाव भी होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमित शाह का दौरा भी है, तो कितना टफ होने वाला है दौरा? इन जनवरी में, दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी नहीं, देखिए अगर बात कर ली जाए कांटे की टक्कर की, तो मैं समझता हूँ कोई कांटे की टक्कर वगैरह नहीं है। अगर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात कर ली जाए, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं, जमीनी स्तर से रिपोर्ट्स आती हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है। जो मेरे पास भी पर्सनली बहुत सी रिपोर्ट्स वहां से आती हैं, स्पष्ट क्लियर कट मेजोरिटी के साथ जब स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट जीतेगी और तृणमूल कांग्रेस हारेगी। और ममता जी तो पहले भी हारी थी, ममता जी विधायक नहीं बन पाई थी, ये एक फैक्ट है। शुभेंदु अधिकारी जी ने हराने का काम किया था, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बन गई। तो मैं समझता हूं अगर बात कर जाए ममता जी की, तो उनकी कोई महान लोकप्रियता नहीं है। वो जनता पूर्ण रूप से उनके खिलाफ हो चुकी है, विरुद्ध हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर जनता के विरोध की बात कर ली जाए, तो जनता जब अपना वोट रूपी विरोध जताएगी, दर्ज कराएगी ईवीएम के माध्यम से वोट कास्ट करते हुए। अभी तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा देखने को मिल रहा था और अब यहाँ पर मस्जिद की नींव रखने को लेकर मुद्दा उठ गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों मुद्दों को लेकर बहस छिड़ सकती है? क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ममता दीदी ने भी अभी तक इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है। नहीं देखिए, मैंने इस विषय को तो स्पष्ट कर दिया। अब रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर क्या, क्यों, कैसे है, वो बिल्कुल स्पष्ट है।
एसआईआर में अगर बात कर ली जाए 18 साल जिनकी आयु हो गई, उनसे ऊपर हो गई, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो दिवंगत हो गए, जिनका निधन हो गया, उनका नाम हटा दिया जा रहा है वोटर लिस्ट में से। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए शुद्धिकरण का, तो शुद्धिकरण में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फर्जी वोट काटी जाएंगी, फर्जी वोट्स कटने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए कोई रियल व्यक्ति, अगर कोई सही व्यक्ति है, उसकी वोट कट जाती है तो उसकी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस चीज को हम भी कह रहे हैं और सबको उस चीज को मानना चाहिए। अब रही बात अगर बात कर ली जाए एसआईआर की और ये शुद्धिकरण की, तो ये स्पष्ट है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये 9वीं बार हो रहा है। तो इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। जी अविरल जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही भड़काऊ बयान और अफवाहों से प्रभावित न होने की भी अपील की है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। केरल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी और समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर केरल के लिए मतदाता सूचियों को लेकर एसआईआर को 1 सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में होने वाले हैं और ऐसे में संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर के बजाय 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची जो है वो 14 फरवरी के बजाय अब 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। जबकि मसौदा मतदाता सूची के ड्राफ्ट जो हैं वो 23 दिसंबर को जारी होंगे और आपत्तियों और क्लेम के लिए 22 जनवरी तक का समय होगा। एसआईआर के लिए अतिरिक्त समय मिलने से इस कार्य में लगे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और कर्मचारी गणना पत्र और अन्य प्रक्रियाओं को जमा करने का अंतिम तिथि भी बढ़ गई है। और ऐसे में अब लोग जो हैं एसआईआर के पहले चरण बिहार में हुआ था, जबकि दूसरे चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पर 4 नवंबर से शुरू हुई थी और इस दौरान तनाव के दौरान एक बीएलओ के निधन की भी खबर सामने आई थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग के फैसले के बाद से अब जो है केरल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि एसआईआर को लेकर केरल में समय सीमा बढ़ा दी गई है, तो किस तरीके से देखते हैं नवीन जी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिएगा कि चुनाव आयोग जिस तरीके के तमाशे कर रहा है, बिल्कुल पहली चीज तो अभी हाल फिलहाल केरल में कोई चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, बावजूद इसके आपने लिमिटेशन कर दी सब 30 दिन, फिर आपने 1 हफ्ता बढ़ा दिया। अरे भाई 90 दिन का टाइम दे देते, कंफर्टेबली लोग अपने पेपर्स ढूंढते निकालते और आराम से एसआईआर की प्रक्रिया 100% पूरी होती। अब आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में आप देख लेना, कम से कम 16 करोड़ के आसपास वोटर है आज की तारीख में, इसमें से 2-3 करोड़ उड़ जाएंगे, ये होगा। और इस तरीके का मैनेजमेंट जो चल रहा है, जो बिहार में हमने देखा है, क्या वो 100% एसआईआर है? बिल्कुल नहीं है। और अगर वो एसआईआर 100% है, फिर महाराष्ट्र में क्या था? 2024 में हमने 2 चुनाव वहां देखे, एक चुनाव और दूसरे चुनाव विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में 40 लाख वोट बढ़ गए एकदम से। ये मजाक नहीं है तो क्या है देश के अंदर? आप किसी भी प्रक्रिया, भारत के अंदर इस समय जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, केवल देश को एक इन्होंने रिसर्च सेंटर बना दिया है, प्रयोग किए जा रहे हैं, रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल, और कल गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था कि जो मृत हैं लाखों लोगों के नाम उसमें शामिल थे। वही चीज है, फर्जी वोटिंग हो रही है, अनाप शनाप तरीके से आप उल्टे सीधे प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप देश को चलाएंगे कैसे? चल पाएगा? आपने बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। आज जिस तरीके से लोग एयरलाइंस को लेकर और इंडिगो के प्रकरण को लेकर परेशान घूम रहे हैं, ट्रेन की आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, निजीकरण आप करते जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, चंद कंपनियों के हाथ में पूरी देश की बागडोर दे रही है। एयरपोर्ट्स किस पे दे दिए? अडानी के पास है सारे के सारे पोर्ट्स, आप अडानी को देते चले जा रहे हो। किस तरीके से आप देश को चले, जन भागीदारी दिख कहां रही है? एसआईआर में भी आपने ये कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कि विपक्ष के वोट कटवा दो, इसके वोट कटवा दो, उसके जुड़वा दो, ये तमाशे चल रहे हैं। बीएलओ से ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं इस देश के अंदर। ऐसे में कहा जा रहा है सर कि नवीन जी की जो एसआईआर के काम हो रहे हैं उस पर प्रेशर बीएलओ पर इतना ज्यादा आ गया है कि कितने लोग मर गए, खबर आप भी सुने होंगे, आप देखा भी होगा। देखिए लगभग 28-30 बीएलओ की मृत्यु हुई है, मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं हुई उनकी, उनको सुसाइड करना पड़ा है।
तो एक बड़ा विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए। इस पर सदन का सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और तमाम युवा बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। तो किस इस तरीके का आप अनड्यू प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर, और जो काम उनका नहीं है, अध्यापक है, कोई किसी जगह बाबू है, कोई क्लर्क है, उनके ऊपर आप इस तरीके का प्रेशर डालेंगे और इस तरीके से इस प्रक्रिया को संचालित करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि एक बहुत ह्यूमन फ्रेंडली प्रक्रिया आप अपना रहे हैं। आपने बिल्कुल तानाशाही तरीके से चुनाव आयोग आदेश दे रहा है कि अभी 30 दिन के अंदर एफआईआर करना, तो 30 दिन के अंदर तो मैं समझता हूँ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 90 दिन का टाइम आपको मिनिमम देना चाहिए था। चलिए नवीन जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और केरल में एसआईआर की समय सीमा फिलहाल बढ़ा दी गई है और समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच और अब तक 10,117 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने अनिल अंबानी पर शिकंजा कसते हुए 1120 करोड़ की नई संपत्तियां जब्त की है और कुछ समय पहले ईडी ने 1400 से ज्यादा और 75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और साथ ही रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का मामला है और इस मामले में अनिल अंबानी ग्रुप पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ईडी ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी ग्रुप से जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब तक 10,117 करोड़ रुपए है। इससे पहले एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशन और साथ ही RHFL और साथ ही कई बैंक धोखाधड़ी के मामले भी 8,900 से ज्यादा संपत्तियां जब्त की गई थी। ईडी के अनुसार जांच में कई ऐसी कंपनियां हैं जिसको लेकर रिलायंस पावर सहित समूह की कई कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के पैसों के हेरफेर का बड़ा खुलासा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की नई एडवाइजरी, यात्रियों में अफरा तफरी के बीच एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों में अफरा तफरी के बीच एडवाइजरी जारी और धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट। देश भर में कई एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्री काफी परेशान है और इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने कई परामर्श में कहा है कि हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि विमानन कंपनी इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ लौट रहा है और ये इंडिगो की उड़ान सेवा में कुछ समय के लिए दिक्कत आई थी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रा के लिए निकलने से पहले यात्रियों से अपने टिकट और फ्लाइट का स्टेटस एक बार चेक करने के लिए कहा है और इसके बाद से इंडिगो की 1000 से अधिक उड़ानें रद्द किए जाने के बीच एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है और इसके साथ ही वीडियो संदेश में उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों को कई भारी असुविधाओं के लिए माफी मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों से उठाए गए कदम जो पर्याप्त साबित नहीं हुए, इसलिए हमने आज अपने सभी प्रणाली और समय श्रेणियों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच फिर छिड़ी जंग, सीमावर्ती इलाकों में चली भारी गोलीबारी और तालिबान ने भी खाली किया बॉर्डर इलाका। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं और देर रात दोनों देशों की सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है और एक सप्ताह की शुरुआत में हुई इस शांति वार्ता के विफल होने के बाद से दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाया है। गोलीबारी की तीव्रता इतनी अधिक है कि कई लाइनों के दोनों ओर रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं आई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी बलों के कंधार प्रांत के स्पेन जिले में हमले किए गए, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक प्रवक्ता ने अफगान बलों पर चमन सीमा के पास बिना
उकसावे की फायरिंग करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया है कि हल्के हथियारों से लेकर भारी फायर पावर का इस्तेमाल तक शुरू हो गया है। अफगान बॉर्डर पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि ये झड़प पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ और जिसके जवाब में अफगान सैन्य बलों की बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।